अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, पंजाब इंतखाबात का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया था और आज हुकूमत समेत इलेक्शन कमीशन के पास आखिरी दिन था नज़रसानी अपील फ़ाइल करने का। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर आखिरी दिन जो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से, उस पर नज़रसानी अपील फ़ाइल कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने अहम सवालात उठा दिए हैं। ये क्या सवालात हैं और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर किस तरह एतराज़ात उठाए हैं, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं सैयद बलोच साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में क्या सवालात और क्या एतराज़ात उठाए हैं। सैयद बलोच साहब बताएगा हमारे नाज़रीन को कि इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर आखिरी लम्हे नज़रसानी अपील फ़ाइल कर दी है, क्या सवालात उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर जो एतराज़ात उठाए गए ज़रा उससे भी आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अबरार अस्तोरी साहब। आपको याद होगा कि गुज़श्ता माह ग़ालिबन 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और उस पर समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक याद दहानी शायद करवाई गई थी कि इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अभी तक नज़रसानी अपील दायर नहीं की। उसके बाद ख़बरें आई कि इलेक्शन कमीशन अपील दायर करेगा, लेकिन तर्जमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तरदीद आई और कहा गया कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर करने का कोई फ़ैसला नहीं किया। और आज फिर हमें, जैसे कि आपने बताया, कि आखिरी रोज़ है और 30 दिन का वक्त होता है अपील दायर करने का और आज 30 दिन पूरे हो जाएंगे। इस वजह से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक उसको समझ लें कि खाना पूरी की है और इस अपील दायर करने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्राडिक्टरी हैं। और वो क्यों है कंट्राडिक्टरी, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो 4 अप्रैल का फ़ैसला सुनाया था उसमें ये करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को पंजाब में आम इंतखाबात मौखर करने का एक आर्डर जारी किया था। 22 मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें आईं। जो स्पीकर थे पंजाब असम्बली के सिब्तैन खान, उन्होंने, और स्पीकर केपी असम्बली मुश्ताक गनी समेत पीटीआई और कुछ और दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने ये दरख्वास्तें दायर की थी। और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत करने के बाद 4 अप्रैल को फ़ैसला सुनाया। अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि 22 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक कानूनी अमल पर तकरीबन 12 से 13 रोज़ खर्च हुए हैं, ज़ाया हुए हैं। और इलेक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको याद होगा कि जो 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था उसमें ये करार दिया था कि इलेक्शन प्रोग्राम के लिए 54 रोज़ कम अज़ कम होना ज़रूरी है। ये इंतखाबी अमल है जिसमें कागज़ात नामज़दगी जमा कराना, वापस लेना, उनकी स्क्रूटनी होना, इंतखाबी निशान अलाट करना और फिर हतमी फ़हरिस्तें जारी करना और फिर आखिरी रोज़ जो पोलिंग का अमल होता है वो मुकम्मल किया जाता है। तो 54 रोज़ इसके लिए दरकार होते हैं, जिसमें तकरीबन कोई 2 हफ़्ते से 3 हफ़्ते का वक्त होता है इन तमाम सियासी जमातों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसमें कैलकुलेट करें तो 4 अप्रैल के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यही करार दिया था कि जो 13 रोज़ ज़ाया हुए हैं इलेक्शन कमीशन के उस आर्डर के बाद, वो 30 अप्रैल में उनको ऐड किया जा रहा है। 4 अप्रैल के फ़ैसले में ये चीज़ लिखी हुई है। वो जब उस 30 अप्रैल के फ़ैसले में ऐड हुए तो वो डेट जा रही थी तकरीबन 12 या 13 मई, वो बनता था जुम्मा या हफ्ता का रोज़। अब जुम्मे और हफ्ते को इलेक्शन हो नहीं सकते। आपको पता है कि पूरे सूबे के अंदर तमाम जो स्टाफ लिया जाना था वो ब्यूरोक्रेसी का इस बार है, अदलिया की जानिब से कोई आरोज़ फ़राहम नहीं किए गए। तो इसके अंदर फिर आपके एजुकेशन का अमला भी शामिल होता है। तो एक ये बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ़ इदारे इन्वॉल्व होते हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ होते हैं। तो इसलिए अमूमन पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात एतवार के रोज़ करवाए जाते हैं ताकि उस दिन पूरे मुल्क के अंदर छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, आवाम को छुट्टी होती है, लोग अपना वोट बेहतर अंदाज में कास्ट कर सकते हैं। ये 14 रोज़ का जब इजाफ़ा किया गया तो तारीख़ बन गई 14 मई। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज अपनी दरख्वास्त में जो एतराज़ उठाया गया वो यही है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को ये करार 1 मार्च को अपने फ़ैसले में कहा कि असम्बली तहलील होने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि वज़ीर आला ने समरी भेजी, गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए तो गवर्नर उसके ऊपर फिर तारीख़ भी देंगे। असम्बली तहलील करने का दूसरा तरीका ये है कि वज़ीर आला ने समरी भेजी, गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन 48 रोज़ के बाद 48 घंटों के बाद वो समरी खुद ब खुद फ़ाल हो जाती है और असम्बली तहलील हो जाती है। जैसे पंजाब में हुआ।
और KP में आपको याद है कि गवर्नर के पास समरी गई, उन्होंने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। तीसरा जो तरीका है असम्बली तहलील होने का वो ये है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो। जैसे अभी ये प्रोसेस चल रहा है, कौमी असम्बली है, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली हैं, ये अपनी मुद्दत के मुताबिक चल रही हैं। ये अपनी मुद्दत के मुताबिक जब इनका वो टाइम पूरा हो जाएगा तो ये तहलील हो जाएंगी। ये 3 तरीके 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में ये तय कर दिए। अब पंजाब के अंदर ये हुआ था कि गवर्नर ने तारीख़ नहीं दी थी, उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को ये हिदायत की कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत से ये तारीख़ तय करें। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान की एक स्लॉट भेजी वक्त की कि सदर पाकिस्तान इन दिनों में से 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान कोई भी तारीख़ पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फ़िक्स कर दें। सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर 30 अप्रैल की तारीख़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, वो पोलिंग डे के तौर पर उसको मुकर्रर कर दिया, अपॉइंट कर दी ये तारीख़। अब पंजाब के अंदर 30 अप्रैल को फ़ैसला ये केस होना था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये 4 अप्रैल का आर्डर है उसमें तो उन्होंने कोई नई तारीख़ नहीं दी। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि जो टाइम ज़ाया हुआ है इलेक्शन, ये कानूनी कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहा, उसके ऊपर दलाइल हुए, वक्त लगा, 4 अप्रैल को फ़ैसला आ गया। ये जो टाइम ज़ाया हुआ है ये उस इलेक्शन प्रोग्राम के अंदर ये शामिल किया गया है ताकि वो जो मिनिमम 54 डेज़ का एक प्रोसीजर है वो हर सूरत पूरा हो और तमाम सियासी जमातों को पूरा वक्त मिले, उम्मीदवारों को कागज़ात नामज़दगी जमा कराने, वापस लेने, स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए पूरा वक्त हो उनके पास। इलेक्शन कमीशन ने जो 22 मार्च को अपना एक आर्डर जारी किया था, अब इलेक्शन कमीशन को कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन तारीख़ जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तारीख़ जो तब्दील की वो इलेक्शन कमीशन ने की है कि भाई आपने 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाना था, आप उसको उठा के ले गए 8 अक्टूबर को। अब आपको याद होगा, आप भी कमरा अदालत में मौजूद रहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद बार ये सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को ये तमाम हालात व वाक़यात जो हैं ये नॉर्मल हो जाएंगे, सिक्योरिटी का इशू हल हो जाएगा और मुल्क में इंतखाबात आज़ादाना, शफ़ाफ और मुनसिफाना अंदाज में हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन, अटारनी जनरल, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा का कोई नुमाइंदा अदालत को मुतमिन नहीं कर सका। आपको याद होगा कि 3 अप्रैल को सेक्रेटरी दिफ़ा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा हम इन चैम्बर एक ब्रीफिंग देने को तैयार हैं। अदालत ने कहा नहीं, आप यहाँ पे दें। फिर अदालत ने चूँकि फ़ैसला करना था, उन्होंने कहा कि आप एक मुफस्सिल किस्म की रिपोर्ट हमें दे दे बना के USB या उसमें CD के अंदर, तो वो हम उसका जायज़ा ले लेंगे और उसके बाद फिर अदालत जो है वो अपना फ़ैसला सुनाएगी। फ़ैसला 3 अप्रैल को महफूज हो गया था। 4 अप्रैल की सुबह को सेक्रेटरी दिफ़ा की जानिब से वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई गई। जजेज़ के चैम्बर में ये सरबा मोर रिपोर्ट जमा हुई। इसका बेंच में शामिल तीनों जजेज़ ने बशमूल चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसके ऊपर जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद आपको याद है कि शाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल का वो फ़ैसला जारी किया जिसके मुताबिक पंजाब के अंदर इंतखाबात 14 मई को करवाने का हुक्म दिया गया था। अब 2 सूरतें यहाँ पे थीं कि या तो वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसा ठोस मटीरियल नहीं था जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो कानूनी कार्रवाई के ऊपर जो दिन ज़ाया हुए वो इलेक्शन जो शेड्यूल था उसके अंदर वो एडअप कर दिए और उसके बाद इलेक्शन कराने का ऐलान करवाया, हुक्म दिया। या फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई गई, या वो इतनी काबिल इत्मीनान थी कि तीनों जज साहिबान ने ये फ़ैसला किया कि ये रिपोर्ट के अंदर जो अदाद व शुमार हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे समझे कि इत्मीनान बख्श हैं और इस वजह से पंजाब के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। अब एक और जो अहम चीज़ इसी चीज़ से जो मुंसलिक नज़र आती है वो ये है कि आपको याद होगा कि पिछले महीने के आखिर में DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो आदाद व शुमार DGISPR की जानिब से दिए गए थे वो ख़ुद ये साबित कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर इंतखाबात के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। DGISPR के मुताबिक पंजाब के अंदर अब तक, ये चौथा महीना उस वक्त ख़त्म हो रहा था, 4 माह के अंदर टोटल 5 दहशतगर्द हमले हुए हैं 4 महीने में, और ये दीगर तीनों सूबों की निस्बत इंतहाई कम रेशो थी।
दूसरी बात यह कि DGISPR ने कहा कि पंजाब के अंदर 119 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। अब उन 119 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर हैरान कुन तौर पे ना तो कोई गिरफ़्तारी हुई और ना ही कोई बंदा या कोई दहशतगर्द उसमें मारा गया। तो ये बड़ी एक हैरान कुन सूरत हाल है कि 119 ऑपरेशन हो, एक गिरफ़्तारी भी ना हो, एक बंदा या एक दहशतगर्द भी मुकाबले के दौरान मारा ना जाए। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर जो इंफॉर्मेशन फ़ीड की गई एजेंसियों के पास पहुंची, या तो जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठते हैं कि ये जो 119 ऑपरेशन किए गए, ये क्या इतनी ठोस इंफॉर्मेशन दस्तयाब थी कि ये ऑपरेशन किए गए और इसके दौरान कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये बज़ात ख़ुद ये साबित कर रही हैं कि पंजाब के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकती है। DGISPR ये कहते हैं कि मुल्क भर के अंदर कोई नो गो एरिया नहीं है। अब जो बहाना पंजाब की निगरान हुकूमत बनाती है कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, तो ये तो हम शुरू दिन से सुन रहे हैं। हल्की फुल्की दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहते हैं, कत्ल, ये टारगेट किलिंग कराची में। अगर आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि आवाम की जानो माल महफूज नहीं है और सिक्योरिटी का अमल है, तो फिर कराची तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक आपका शहर बनता है। रोज़ वहाँ पे अब भी टारगेट किलिंग हो रही है। स्ट्रीट क्राइम के इतनी वारदातें हो चुकी हैं कि लोगों के घरों में घुस के उनको लूटा जा रहा है। घर के सामने बाहर खड़ा होकर कोई बंदा मोबाइल फ़ोन नहीं निकाल सकता। राह गुज़रते कोई पता नहीं चलता कि कौन लूट के निकल जाए, किसको कत्ल करके चला जाए, मज़ामत आप नहीं कर सकते। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि कराची के अंदर तो इंतखाबात हो ही नहीं सकते, सिंध के अंदर तो हो ही नहीं सकते। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसके अंदर जोल नज़र आता था। और मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को इन तमाम जो चीज़ें थीं इन पर गौर किया, और गौर करने के बाद ये फ़ैसला किया कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होने चाहिए। अब जो दूसरी अहम बात है जो इलेक्शन कमीशन ने ये उठाई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये नुक्ता भी उठाया कि एक तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। जी ठीक है, ये एक आइन की एक शिक कहती है। दूसरी शिक में उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ भी होने चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से, मुतलका वजारतों से, उसके अलावा चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ़ सेक्रेटरी KP, IG पंजाब, IG KP से ब्रीफिंग्स ली हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए किसी वजारत को, किसी इदारे को ये हुक्म नहीं दिया कि आप इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करें। आर्टिकल 220 तो बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन तमाम रियासती इदारों को पाबंद कर सकता है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानब से ब्रीफिंग्स ली गई हैं, तजावीज़ मांगी गई हैं, इलेक्शन की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट्स तलब की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 220 या 245 का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। ये ट्वीट DGISPR के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर मौजूद है, जिसमें वो बड़े वाज़े तौर पे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 220 और 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान को तलब किया है सिक्योरिटी के लिए, और अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान अदा करेंगी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन में ये बात ज़रूरी क्यों नहीं समझी कि अफवाज पाकिस्तान को तलब किया जाए और इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। एक और अहम चीज़ जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई और उसमें कहा गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए 4,12,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। मार्च के अंदर इलेक्शन कमीशन कहता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 4,53,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। अप्रैल में इलेक्शन कमीशन आके कह रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए 4,70,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इलेक्शन कमीशन अपने आप को वो तब्दील करता जा रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इलेक्शन DGISPR कहते हैं कि पूरे मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है, पुरअमन इंतखाबात। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही नज़र आता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी जवाब तलबी होनी चाहिए कि आपने अभी तक अपनी अथॉरिटी का दुरुस्त इस्तेमाल क्यों नहीं किया, रियासती इदारों को अभी तक आपने ये हुक्म जारी क्यों नहीं किया कि आप
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फ़राहम करें, ये आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा। हाँ, इलेक्शन कमीशन अगर ये जारी करे और उसके बाद रियासती इदारे कुछ और मौक़िफ़ इख्तियार करें तो वो एक अलग बात है। शुक्रिया सैयद बलोच साहब, यकीनन आपने बड़ा टाइम दिया। हमारे नाज़रीन सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई जारी है। तो अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी आमने सामने आ चुके हैं। जबकि हमारे दोस्त सैयद बलोच के मुताबिक उन्होंने एक इशारा किया, एक पॉइंट उठाया कि DG ISPR खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में नो गो एरिया कोई नहीं है, तो उसके बावजूद फिर पंजाब और KP में इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते, आखिर क्या वजह है। और फिर बड़े बड़े ऑपरेशंस का हवाला दिया जाता है, मगर उन ऑपरेशंस में कोई दहशतगर्द मारे जाने या उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से भी कुछ नहीं कहा गया। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दिया, आखिरी दिन था। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नज़रसानी अपील फ़ाइल की गई है उस पर क्या फ़ैसला देती है। 4 अप्रैल को जो 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, क्या वो वापस लेती है या नहीं। इन तमाम मामलात पर देखते रहें अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को। और आज के इस वीलॉग में दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।